सो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू फिजिक्स वाला। अरे मैं लब सर आपका लब भैया दोबारा से स्वागत करता हूं इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है बेटा जी एमपी बोर्ड वाला। क्लास 11th के वन शॉर्ट सीरीज में बेटा जी हमने पहला लेक्चर बहुत बेहतरीन तरीके से कर लिया था जिसका नाम था यूनिट्स एंड डायमेंशंस। और आज हम लोग बहुत ही प्यार मोहब्बत और प्रेम से बेटा जी बेसिक मैथ्स एंड कैलकुलस कंप्लीट कर रहे होंगे। बेटा मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर आप इस वन शॉट को थोड़ा अच्छे से देखते हो, शिद्दत से देखते हो, तो तुम्हारी थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। और अगर तुमने पहले से थोड़ा सा पढ़ा हुआ है तो बेटा बहुत अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा आपका। सुन जरा सुन प्यार की धुन। कोई भी बच्चा कमजोर नहीं होता है, कमजोर होती है उसकी सोच। तो अपने सोच से मजबूत रखना है खुद को बेटा। मैं जीतेगा करत करत अभ्यास, जड़मती होत सुजान। चलो बेटा, तो आज हम पढ़ने क्या वाले हैं मैं आपको बता दूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री, एपी, जीपी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिफरेंशिएशन एंड बेटा इंटीग्रेशन। अब देखो बेटा मैं तुमको एक चीज बताता हूं, अगर आप जेई के स्टूडेंट होते या प्योर मैथ्स के स्टूडेंट होते तो आपको बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है। मैं आपको इस प्रोस्पेक्टिव से पढ़ाऊंगा, इस तरीके से आपको मैं बेटा जी रिवाइज करा दूंगा पूरा कि तुम्हारा एमपी बोर्ड का कोई भी चीज ना अटके। क्योंकि ये तो बेटा एमपी बोर्ड का शॉर्ट है, तो मैं एमपी बोर्ड के हिसाब से टू द पॉइंट कंटेंट, क्रिस्प कंटेंट दूंगा। अगला 1 से 1.5 घंटा बेटा तुमको बहुत अच्छे तरीके से देखना है, समझना है, सुनना है। बोलोगे बात तो सही है सर, बात तो सही है। बोलो खूबसूरत बेहतरीन, खूबसूरत बेहतरीन। ओहो, चलिए सेशन को बेटा स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एपी और जीपी से। ठीक है बेटा, चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा एपी और जीटी से, मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ जाओ पहले एपी। इसको क्या बोलते हैं बेटा? एपी। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा एपी। बोलोगे बात तो सही है। देखो बेटा, मान लो तुम्हारे पास कोई भी एक सीरीज दी हुई है कुछ इस तरीके से। जैसे मान लो बेटा ये दिया है 2,4,6,8,10 डैश डैश। अगर तुम इस सीक्वेंस को बहुत अच्छे से देखोगे तो आगे माइनस पीछे करोगे तो 2 आएगा, आगे माइनस पीछे करोगे तो 2 आएगा, आगे माइनस पीछे करोगे तो 2 आएगा। ठीक है सर, ये जो 2 आ रहा है ना बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को बेटा किससे दिखाया जाता है? डी से दिखाया जाता है, एंड दिस इज इक्वल टू 2। अगर कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आए तो ये समझ जाइएगा कि ये तुम्हारे पास क्या है, गिवन सीरीज इज इन एपी। गिवन सीरीज जो है बेटा वो किस चीज में है? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। कॉमन डिफरेंस तुम्हारे पास सेम आना चाहिए। आगे माइनस पीछे की बात कर रहा हूं। बोलोगे एकदम बात सही है, बोलोगे एकदम बात सही है। ठीक है, हमको इतना समझ में आ गया। अब जरा देखो बेटा, अगर इतना तुमको समझ में आ गया और मुझे ये फाइंड करना है कि बता दे इसमें 2 ही फॉर्मूले होते हैं कि इसमें nth टर्म क्या होगा, nth टर्म क्या होगा। तो बेटा nth टर्म जो होता है एपी का वो होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सर आपने डी तो बता दिया, सर ए क्या है? ए है बेटा फर्स्ट टर्म। जैसे इन दिस केस ए की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी हो गई बेटा? 2, फर्स्ट टर्म होता है। बोलोगे हाँ सर, ठीक है। और अगर मान लो मैं तुमसे बोलूं बेटा कि सम फाइंड करना अप टू एन टर्म्स, एन टर्म्स तक का बेटा सम फाइंड करो। तो बेटा इसका जो फॉर्मूला है वो होता है, उसका होता है फॉर्मूला बेटा सम अप टू एन टर्म्स का। ये होता है 2a n/2, n/2 पहले लिखो ज्यादा समझ में आएगा। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोलोगे एकदम बात सही है सर, बोलोगे एकदम बात सही है सर।
ये दोनों फॉर्मूले अगर तुम बेटा जी देख लेते हो तो तुम्हारा एपी का लगभग सारा क्वेश्चन निकल जाएगा जो एमपी बोर्ड से तुम्हारा रिलेटेड है। ये बेटा आगे की फिजिक्स समझने के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। बोलोगे बात तो सही है। अब जैसे मान लो बेटा जी यहां पर अगर तुमको फाइंड करना होता 10th टर्म, तो एन की वैल्यू कितना हो जाती, मान लो तुमको 10th टर्म फाइंड करना है तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। मुझे बताओ तो 10th टर्म जो तुम्हारे पास होगा वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म जो है तुम्हारे पास 2 जो फॉर्मूला है प्लस n माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस कितना था बेटा यहाँ पे 2 था। बेटा इसको सॉल्व करो, तुम्हारे पास जो भी आंसर आएगा देखो कितना होगा यहाँ पर। मैंने बोला बेटा 10 में से 1 गया 9, 9 2 18 और ये 20, तो तुम्हारे पास बेटा ये 20 आ जाएगा तुम्हारा कौन सा टर्म, 10th टर्म आ जाएगा। और अगर मैं तुमसे बोलूं बेटा टोटल सम अप टू n टर्म्स फाइंड करो, तो मैंने बोला बेटा सम फाइंड करो n टर्म्स तक, उसको s10 से दिखाते हैं बेटा। तो n की वैल्यू तुम्हारे पास 10 हो गई, पूरा सम फाइंड करना है 2 + 4 + 6 + 8 + 10 ऐसे करके। तो मैंने बोला बेटा यहाँ पे ये आया 10/2, ठीक है। 2a मतलब फर्स्ट टर्म कितना है 2 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी मतलब कि बेटा 2। बोलोगे हाँ सर। ये हुआ 5 बार में गया बेटा, ये दिस इज 5 एंड 2 to the 4 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 2 18। तो मैंने बोला बेटा 18 + 4 कितना हो गया 22, 22 इंटू तुम्हारे पास ये 5 हो गया। बोलोगे ये शायद 110 आएगा, देख लेना बेटा ये 110 आएगा। तो ये हुआ तुम्हारे पास बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर तुम इतना कर लेते हो तो तुमको दिक्कत आगे नहीं आएगी, बहुत अच्छी बात है। अब देखो बेटा जी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बाद तुम्हारे पास थोड़ा सा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको हम लोग कहते हैं जीपी, जिसको हम लोग कहते हैं जीपी, जिसको हम लोग कहते हैं जीपी। अच्छा सर जी ऐसी बात है, हाँ बेटा। देखो बेटा अगर मान लो अब कुछ ऐसा रहे तुम्हारे पास, मान लो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 24 है, डैश डैश डैश। जरा यहाँ एक चीज ध्यान दो कि अगर तुम आगे माइनस पीछे करोगे तो ये तुम्हारे पास कितना आएगा बेटा 6 - 3 3 आएगा। आगे माइनस पीछे करोगे 12 - 6 6 आएगा। बेटा जी ये तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये एपी में बेटा नहीं है। क्या बोलूंगा बेटा, ये एपी में नहीं है, यहाँ पे बेटा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। बोलोगे एकदम बात सही है और एकदम बात बराबर है, एकदम बात सही है और एकदम बात बराबर है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, लेकिन आगे डिवाइडेड बाय पीछे करो 6/3 2, आगे डिवाइडेड बाय पीछे करो 12/6 2, आगे डिवाइडेड बाय पीछे करो 24/12, ले भाई कट गया। तो मतलब मैंने तुमसे क्या बोला बेटा, ये जो आगे डिवाइडेड बाय पीछे आता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो, और इसको हम लोग आर से दिखाते हैं। आगे डिवाइडेड बाय पीछे अगर सेम हो तो बेटा हम क्या बोलेंगे, वो जीपी में है। तो ये वाला पार्टिकुलर जो सीरीज है बेटा वो किस चीज में है, जीपी में है। अब इसके बेटा कुछ नादान से फॉर्मूले हैं, वो कौन कौन से फॉर्मूले हैं बेटा बहुत ध्यान से समझो। एक तो बेटा nth टर्म का होता है, nth टर्म ऑफ जीपी, ये होता है फर्स्ट टर्म इंटू आर का पावर n-1। ये तो फर्स्ट टर्म ही है, ये तो फर्स्ट टर्म ही है। मैंने तुमसे बोला कि अगर मैं फाइंड करना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा, यहां पे फर्स्ट टर्म कितना है 3 है, a = 3। मैंने बोला देख भाई तू थर्ड टर्म फाइंड कर इसका, थर्ड। बोलोगे सर थर्ड तो पता है, तो पता है तो अच्छी बात है, यही आना चाहिए। तो मैंने बोला जो टर्म फाइंड करना वही n की वैल्यू होगी, तो n हो गया 3। तो ये फर्स्ट टर्म दैट इज 3 इंटू आर, आर कितना है बेटा जी, आर कितना है देखो ये 2 आया का पावर n-1 मतलब 3-1। तो देखो बेटा ये कितना आएगा 3 इंटू और ये 2 स्क्वायर दैट इज तुम्हारे पास 12 आ गया। थर्ड टर्म 12 आना भी चाहिए था, 1 2 3। बोलोगे बात तो सही है। अब मैंने तुमसे क्या बोला, एक दूसरा फॉर्मूला बेटा होता है सम अप टू n टर्म्स, सम अप टू n टर्म्स। ये होता है बेटा a इंटू 1/1 माइनस आर का पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। यहां पे r इज लेस देन 1 होना चाहिए बेटा, ध्यान रखना अगर ये फॉर्मूला लगाओगे तो, और r की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। या फिर a इंटू आर का पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1 होता है। यहां पे r इज ग्रेटर देन 1 आएगा, r मतलब कॉमन रेशियो।
ग्रेटर देन 1 आएगा कॉमन रेशियो, तब ये फॉर्मूला लगाओगे और यहां पे भी r इज नॉट इक्वल टू 1। लेकिन तुम्हारे फिजिक्स में ये फॉर्मूले बेटा जी ना के बराबर यूज होते हैं। तो सर यूज क्या होता है ये बताओगे? यूज क्या होता है? यूज होता है बेटा ये वाला फॉर्मूला, देखो तीसरा, ये होता है सम अप टू इनफिनाइट टर्म्स एंड दिस फॉर्मूला इज तुम्हारे पास a बटा 1 माइनस आर। और इस केस में r का जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो लेस देन 1 होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला बेटा वैलिड होगा और हमेशा वैलिड हो जाएगा। चिंता मत करो, फिजिक्स में तुम जहां भी लगाओगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला ये क्या है तुम्हारे पास, सम अप टू इनफिनाइट टर्म्स, सम अप टू, यही फॉर्मूला यूज होगा बहुत ज्यादा, सम अप टू इनफिनाइट टर्म्स बहुत ज्यादा यूज होगा ये, ठीक है बेटा, ठीक है। सम अप टू इनफिनाइट टर्म्स, जैसे मान लो बेटा जी अगर मैं बोलूं कि 1/2 1/4 1/8 डैश डैश डैश, कॉमन रेशियो निकालो इसका, तो 1/2 डिवाइडेड बाई 1, तो ये बटा 1/2 आएगा। क्या मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज लेस देन 1 है? बोलोगे हाँ। और अगर तुमसे पूछा जाए बेटा कि सम अप टू इनफिनाइट टर्म्स फाइंड करो, तो ए तुम्हारे पास कितना हो गया 1, 1 माइनस आर कितना हो गया 1/2, तुम निकालोगे तो तुम्हारे पास सम अप टू इनफिनाइट टर्म्स आ जाएगा। तो ये 3 फॉर्मूले हैं बेटा, अगर तुम इसको अच्छे से करते हो तो बेटा जी तुमको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। एक ये फॉर्मूला, ठीक है, और एक ये फॉर्मूला, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए मैं इसको नहीं बोल रहा हूं। इसको नहीं भी याद करते हो तो बेटा कोई दिक्कत की बात नहीं है। लव यू बेटा। चलो, हमको इतना समझ में आ गया बेहतरीन तरीके से, वाह। चलो अब देखो बेटा, आते हैं हम लोग किस चीज पे, हम लोग आते हैं बेटा जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, कि आखिर तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे देखना होता है। ओहो, सही बात है बेटा, एमपी बोर्ड के हिसाब से तुम्हारा कुछ भी नहीं रुकेगा, इस चीज की गारंटी मैं आज तेरे को यहीं पे देता हूं, कुछ नहीं रुकेगा तुमको। ओहो, इतना ही तुम कर लो, अच्छे से तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। बोलोगे बात तो सही है सर जी। मैंने बोला बेटा जी अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। अब बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में तुमको क्या जानना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में तुमको क्या जानना है बेटा? ये तो तुम पढ़ ही चुके हो, लेकिन फिर भी बता देता हूं। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई भी इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पे a b और c कांस्टेंट है, जहां पे a और b और c तुम्हारे पास क्या है बेटा, कांस्टेंट्स है। बोलोगे बात तो सही है सर। अगर x की हाईएस्ट डिग्री 2 हुई, हाईएस्ट पावर मान लो, तो हम लोग बोलते हैं बेटा कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या बोलते हैं बेटा? ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बोलोगे बात तो सही है। तो मैंने बोला बेटा यहां पे तुमको x की वैल्यू फाइंड करने को आती है, तो x बेटा जो होता है वो -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनांट बाई 2 इंटू ए होता है। और जहां पे बेटा ये डिस्क्रिमिनांट की वैल्यू है वो होती है तुम्हारे पास b² माइनस 4ac। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा इसको एग्जांपल लेके समझाऊं, तो मैंने बोला बेटा देख यहां पर सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अगर मैंने बोला बेटा कि x² माइनस 2x प्लस 3 है इज इक्वल टू 0, या तो इसको फैक्टराइजेशन से तू सॉल्व कर सकता है, लेकिन फिजिक्स में मैक्सिमम फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं होगा। x की तू वैल्यू बता दे क्या होगी। मैंने क्या बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की 2 वैल्यूज होते हैं, दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रूट्स ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं। बोलोगे एकदम बात सही है, बोलोगे एकदम बात सही है। तो मैंने बोला बेटा जी कि यहां पे सबसे पहले डिस्क्रिमिनांट निकालो, ये कितना आएगा बेटा, b² माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ओहो गजब सर। अगर तुम पहले इसको कंपेयर करोगे x² प्लस bx प्लस सी से, तो सबको प्लस में लिखना होगा, तो 1 इंटू x² प्लस ऑफ -2 इंटू एक्स प्लस 3 इसको लिख सकते हो। तो a की वैल्यू बेटा 1 आ गई, b की वैल्यू यहाँ पे -2 आ गई और c की वैल्यू 3 आ गई। सबसे पहले a b और c की वैल्यू लिख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओहो बहुत अच्छी बात। तो मैंने बोला बेटा b² मतलब कि -2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ 4 इंटू ए इंटू सी, -2 का स्क्वायर करोगे तो बेटा ये 4 होगा, ठीक है, और 4 इंटू 3 करोगे तो 12 होगा। 4 माइनस 12 दैट इज -8। ओ भाई, डिस्क्रिमिनांट इसका बेटा जी निगेटिव आ गया, डिस्क्रिमिनांट इसका निगेटिव आ गया, मतलब इसके बेटा इमेजनरी रूट्स होंगे, इमेजनरी, वो तुमको बेटा नहीं पढ़ना है। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं बेटा, दूसरा एग्जांपल देते हैं। मान ले बेटा यहां पर तेरे पास क्या दिया हुआ है,
ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल, मान लो तुमको दिया है बेटा, हे ना, बोलो बोलो, -x² -4x+4 इज इक्वल टू 0। ये दिया तुमको, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना बेटा। तो बेटा इसका भी ये थोड़ा टफ लेते हैं यार, कुछ बढ़िया सा। क्या ले, चलिए लेते हैं x² -5x+c। ठीक है, हाँ, इसको लेके सिखाता हूं तेरे को। सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू तुमको निकालने आनी चाहिए। तो मैंने बोला बेटा इसको 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ -5 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो। तो ए की वैल्यू ये 1 आ गई बेटा, बी की वैल्यू -5 आई, एक्स के साथ जो भी आता है वो बी होता है, और सी की वैल्यू बेटा जी 6 आई। बोलोगे एकदम बात सही है, बोलोगे एकदम बात सही है। अब बेटा डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो पहले। तो डिस्क्रिमिनेंट तुम्हारे पास कितना हो गया, b² -4 इंटू ए इंटू सी। मैंने बोला ये 25 आया, माइनस ऑफ 6 4 24 एंड दिस इज इक्वल टू 1, एंड दिस इज इक्वल टू 1। ये हो गया तुम्हारे बेटा 1 के बराबर। तो मैंने तुमसे क्या बोला बेटा जी, तुम्हारे पास x की जो वैल्यू होगी वो तुम्हारे पास क्या होगी, माइनस ऑफ b, b b b b मतलब ये, प्लस माइनस अंडर रूट डी मतलब अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। फर्स्ट टर्म कितना है बेटा, 1 है, बहुत सही। माइनस माइनस प्लस हो गया 5, अंडर रूट 1 मतलब 1 हो गया, तो दिस इज प्लस -1 डिवाइडेड बाई 2। तो 5 + 1 6/2, 5 - 1 4/2। तो बेटा कट गया कट गया, ये 3 बार में गया, ये 2 बार में गया। तो x की वैल्यू या तो 3 होगी या तो बेटा जी 2 होगी। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना ही आना चाहिए। अगर तुम इसके बारे में इतना जानते हो तो मतलब कि ओ हो, अरे गजब, ओ हो गजब। अब देखो बेटा, अब देखो बेटा थोड़ा सा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। हालांकि ये बचपन की चीज है और बहुत कुछ इसमें नहीं बताना है, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, लेकिन कोई बात नहीं बेटा। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे हम लोग गुस्ताखियां कर लेंगे और कोई दिक्कत की बात बेटा नहीं है। ठीक है, हाँ, एक्सपोनेंट एंड पावर। देखो बेटा बहुत ध्यान से, कुछ रूल्स रेगुलेशन है बेटा। अगर तुम्हारे पास x⁻⁴ 0 रहे तो बेटा ये 1 होता है। यहां ध्यान रखना बेटा, यहां पे ध्यान रखना, x 0 नहीं होना चाहिए और x बेटा इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, x 0 बेटा नहीं होना चाहिए और x इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है बेटा, तुम्हारे पास फिजिक्स में ये चीज आएगी ही नहीं। तुम बस इतना ही लिख लो, x का पावर 0 = 1। एमपी बोर्ड के हिसाब से बता रहा हूं, इतना बस याद रखना। समथिंग का पावर 0 करोगे तो बेटा वो 1 ही होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, x⁻, ऐसे 2 का पावर 0 1, 3 का पावर 0 1, a का पावर 0 1, किसी का भी पावर 0 रहे बेटा 1 हो जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है बेटा, हाँ। चलो दूसरा, x का पावर m इंटू एक्स का पावर n। अगर ये बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, x का पावर m प्लस n हो जाएगा। जैसे मैंने बोला 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर -1। ठीक है, तो ये नीचे का सेम होना चाहिए, तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, मतलब 2 का पावर 3 प्लस ऑफ -1 दैट इज 2 का पावर 3 -1 एंड 2 स्क्वायर आ गया। ये बहुत अच्छी बात है। तीसरा, अगर x⁻m रहे डिवाइडेड बाई x⁻n रहे, नीचे रहे, ये सेम होना चाहिए, तो इसको ऊपर रखोगे तो ये x⁻m - n बन जाएगा। एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला बेटा 3 स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 3 का पावर -10 है, तो मैंने बोला m - n, तो 3 का पावर 2 ऑफ माइनस तो पहले से लगा है, और ये n मतलब n कितना है पावर में, -10 है, तो ये मैंने कितना हो गया बेटा 3 का पावर 2 + 10 दैट इज 12 हो गया तुम्हारे पास। ठीक है बेटा, चौथी चीज तुम्हारे पास क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये है अगर x⁻m रहे उसका भी पावर n रहे तो पावर्स क्या हो जाते हैं बेटा, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, x⁻m इंटू n हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं तो ये मान लो 3 स्क्वायर है, उसका भी पावर 1/2 है, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2/2
इंटू 1/2, ये कट गया बेटा, तो ये आ गया तुम्हारे पास 3 विल बी द करेक्ट आंसर। बोलोगे बात तो सही है, बोलोगे बात तो सही है। तो बेटा इन चीजों का जरूर ध्यान रखना है, इन चीजों का बेटा जरूर ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, ओहो ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो इतनी चीजें ये बेसिक है, और भी रूल्स होते हैं लेकिन एटलीस्ट ये बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए मैंने तुमको बेटा जी ये अच्छे से बता दिया है, ये अच्छे से बता दिया है। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। पांचवा, मान लो x टू द पावर a इज इक्वल टू y टू द पावर a है। अगर यहां पावर्स सेम है और दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब होता है बेटा x इज इक्वल टू y। क्या बेटा जी, x इज इक्वल टू y। ठीक है, ऐसे भी तुम सोच सकते हो बेटा, ऐसे भी तुम सोच सकते हो कि मान लो x टू द पावर a इज इक्वल टू x टू द पावर b है। अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगे, दैट मीन्स कि a इज इक्वल टू b, दैट इज a इक्वल टू b। ठीक है, अब देखो बेटा एक चीज और, अगर मान लो बेटा x इंटू वाई तुम्हारे पास 0 है, दो नंबर है तुम्हारे पास, मतलब दो चीजें वेरिएबल है, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो x 0 होगा और y 0 होगा, या दोनों 0 होंगे, या तो x 0 और y 0 दोनों एक साथ होगा, तभी तो 0 इंटू 0 0 आएगा। नहीं तो ये मान लो 2 है और ये 0 नहीं हुआ तो 0 आ ही नहीं सकता, या तो एक 0 होंगे दोनों में से कोई, या तो दोनों 0 होंगे। बेटा इस चीज को ध्यान से रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं तुमको बता रहा हूं। अब जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे इन लोग का एग्जाम्पल बताया, तो मैं इसके एग्जाम्पल से अगर तुम्हें दूं बेटा, इसके एग्जाम्पल, तो मैंने बोला बेटा सुन ध्यान से, 2 का पावर स्क्वायर है और 3 का x तुम्हारे पास x स्क्वायर है। अगर पावर सेम होंगे, पावर सेम होंगे तो x की वैल्यू तुम्हारे पास 2 होगी। बोलोगे हाँ सर। x का पावर a इज इक्वल टू x का पावर b, मतलब कि मैंने तुमसे क्या बोला बेटा, मान ले 2 का पावर x है इज इक्वल टू 2 का पावर 3 है, तो ये नीचे का सेम है, तो मतलब एक ऊपर वाला पावर सेम होगा, x इज इक्वल टू तुम्हारे पास 3 होगा। बोलोगे सही है, ठीक है। और x इंटू वाई 0, तो बेटा साफ साफ तुमको समझ में आ रहा है। तो बेटा ये हुआ तुम्हारे पास एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की चीजें। बहुत अच्छी बात, बहुत बेहतरीन बात, बहुत अच्छी बात और बहुत ही बेटा बेहतरीन बात। ओहो ओहो, चलो बेटा जी बहुत अच्छी बात है। अब देखो बेटा एक चीज तुमको क्या करना है, अब आगे तुमको समझना है। आगे क्या समझना है, जरा इस चीज को जरा ध्यान से देखिए कि अब जो मैं तुमको समझाने जा रहा हूं वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बात करते हो सर? हाँ, वो है तुम्हारे पास बेटा जी ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ये बहुत अच्छे से समझना बेटा, क्योंकि इसी का मैक्सिमम यूज है तुम्हारे मैथ्स में, मतलब फिजिक्स में। उसके बाद डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से तो बेटा फिजिक्स बनती है, उससे तो समझना ही है, उसको तो तुम छोड़ ही नहीं सकते। क्या बात करते हो सर, मजेदार बात करते हो। चलो बेटा मजेदार बात करते हो सर, अरे चलो बेटा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। देखो बेटा इसमें ध्यान से समझिएगा, तुम्हारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर बेटा ये एंगल तुम्हारे पास थीटा है, इसके ऑपोजिट वाला बेटा, थीटा के ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर कहलाता है, ठीक है। ये 90 डिग्री है तो बेटा ये हाइपोटेन्यूस कहलाता है, और ये कहलाता है बेटा जी बेस। बोलोगे हाँ सर। सबसे पहली चीज यहां पे जो लगती है बेटा, वो लगती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा सर ऐसी बात है, हाँ। आखिरकार ये पाइथागोरस थ्योरम बोलता क्या है कि जो भी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होगा, जो भी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होगा, वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मतलब यहां पे मैंने बोल क्या रहा हूं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है? बोलोगे हाँ सर। अब देखो बेटा यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ठीक है, यहां पर बेटा जी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। इसके सबसे पहले बेटा एरिया लिख लोगे, एरिया, एरिया ये राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, ध्यान रखना, राइट एंगल ट्रायंगल है ये। राइट एंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री पे बेटा होना चाहिए, ठीक है, हाँ, ठीक है, बोलोगे हाँ, ठीक है, बोलोगे हाँ। तो अगर बेटा राइट एंगल ट्रायंगल है ये, तो बेटा बहुत ध्यान से समझिए, ये जो यहां पर क्या नाम है, एरिया होता है, इसका एरिया वो तुम्हारे पास क्या होगा बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब यहां पे परपेंडिकुलर, मतलब पी। ये भी तुमको बेटा जी ध्यान में रखना है, इसकी एरिया होती है एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। बोलोगे एकदम बात सही है। अब देखो बेटा यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेटा, जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास बेटा ये थीटा है, बहुत ध्यान से समझना, तुम्हारे पास क्या है बेटा जी, ये थीटा है तुम्हारे पास, ठीक है, और ये अगर 90 डिग्री है, इफ दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, तो मैंने तुमसे क्या बोला बेटा जी कि अगर तुम यहां से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हो तो क्या होगा, सबसे पहले साइन थीटा का तो तुमको बेटा ध्यान रखना है, कॉस थीटा का तुमको ध्यान रखना है। साइन थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, याद रखना बेटा, और जो कॉस थीटा होता है बेटा वो होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। गजब। अब tan थीटा तुम याद करो या ना करो, लेकिन ये निकाल सकते हो, क्योंकि tan थीटा होता है बेटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ओ भाई, ओ भाई, तो बेटा ये तुम करोगे ना, ये आओगे P बटा एच डिवाइडेड बाई B बटा एच, तुम जब करोगे तो बेटा H और H कैंसिल हो जाता है, दिस कम्स आउट टू बी P बटा B, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। सर बाकी कैसे निकाले? बाकी कुछ नहीं करना है बेटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, बस। सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा, बस। कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है बेटा टैन थीटा, बस। उल्टा कर दोगे आ जाएगा तुम्हारे पास, तुमको ये बस फॉर्मूले याद होने चाहिए। बोलोगे बात तो एकदम सही है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है बेटा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब यहाँ पे बेटा कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज भी हैं जो बेटा क्लास 9 10th में जो पढ़ाए गए थे, उसको तुमको बता देता हूं, थोड़ा सा रिकैप। एक बताया क्या होगा तुमको बेटा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बेटा 1 होती है, ठीक है। दूसरा तुमको बताया गया होगा बेटा कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बेटा जी तुम्हारे पास क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना बेटा, ठीक है ना बेटा। चलो ओके, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, मैंने ये सही लिखा है, ये थोड़ा सा tan 60, अगर थीटा की वैल्यू अगर मैं 60 रखूं तो यहाँ पे, तो tan स्क्वायर मतलब 3 + 1 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं रखूं तो 60 डिग्री, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये भी बेटा 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं tan 45 डिग्री रखूं तो बेटा तो 1 2 हो जाएगा, और ये रखूंगा तो 1 बाई और 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और ये अगर मैं यहाँ रखूं तो √3, तो 1 + 1/3 कितना आ जाएगा, 4/3 आएगा। और ये कितना आएगा बेटा, यहाँ पे कितना मैंने रखा था, थीटा इज इक्वल टू, मैं फॉर्मूला बस चेक कर रहा हूँ सही है कि नहीं, थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे मैंने रखा है अभी यहाँ पे 60 डिग्री ना, तो वहाँ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा साइन 60 डिग्री, तो 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4, बिल्कुल सही है बेटा, ये सही है तुम्हारे पास। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बेटा जी कॉसेक स्क्वायर थीटा। तुम डायरेक्ट भी यहां से बेटा चेक कर सकते हो ना, सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या है बताओ, 1 प्लस टैन, टैन क्या है बेटा, दिस पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, तो इसको इधर लाओ, तो ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो ये तुम्हारे पास कितना हुआ, पी स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर होता है, तो एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है।
ये 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा तुम लिख सकते हो, ठीक है। और बेटा कॉस थीटा तुम्हारे पास क्या होता है, बी बटा एच, मतलब बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। क्या ये इसके इक्वल आया? बिल्कुल आया। क्या इसके इक्वल आया? बिल्कुल आया। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बेटा जी कॉसेक स्क्वायर थीटा। बोलोगे बात तो एकदम सही है। ये तो बेटा बेसिक तुम्हारे पास फॉर्मूले हो गए, ठीक है सर जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लेने की कोशिश करूंगा तो इसी में समझा देता हूं बेटा कि अगर मान ले यहां पर, अगर मान ले यहां पे p इज इक्वल टू 3 हुआ, b इज इक्वल टू 4 हुआ और मान ले h इज इक्वल टू 5 हुआ, तो कैसे लिखेंगे बेटा? जल्दी बता दे, जल्दी बता दे। यहां से तुम साइन थीटा क्या लिख दोगे, बताओ दो। साइन थीटा p बचा h मतलब 3/5, कॉस थीटा तुम क्या लिख दोगे, b बटा s मतलब 4/5, टैन थीटा क्या लिख दोगे, p बटा b दैट इज 3/4। बोलोगे एकदम सही बात है, बोलोगे एकदम सही बात है। तो इतनी चीजें तुमको बेटा समझ में आ गई हैं, इतनी चीजें तुमको बेटा जी समझ में आ गई हैं। ओ बात तो सही है सर, बात तो सही है सर। अब देखो बेटा कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, उसमें भी जो मैं बताऊंगा बेटा वो वाला तुम बस याद करके जाना, क्योंकि बाकी सब मुझे नहीं लगता है कि यूज आएगा तुम्हारे, ठीक है। एमपी बोर्ड की बात बता रहा हूं, ठीक है। हाँ जी सर, हम ही लोग को तो पढ़ा रहे तो हम ही को बताओगे ना सर जी। ओहो, तो पहला फॉर्मूला होता है बेटा साइन ए प्लस बी का, ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। दूसरा होता है बेटा साइन ऑफ ए माइनस बी का, ए और बी तुम्हारे पास एंगल्स है बेटा, ठीक है। ये होगा तुम्हारे पास साइन ए कॉस बी, लेकिन बीच में माइनस यहां पर आया है तो यहां पे भी माइनस आ जाता है, तो कॉस ए साइन बी, ठीक है। तीसरा, तीसरा जरा ध्यान से देखना बेटा, तीसरा कॉस ए प्लस बी क्या होगा। यहां थोड़ा दिक्कत होता है, यहां पे कॉस ए कॉस बी लिखते हैं, साइन नहीं आता, और यहां पे प्लस है तो यहां माइनस आ जाता है, साइन ए साइन बी, ठीक है। चौथा कॉस ए माइनस बी, ये आएगा कॉस ए कॉस बी, और ये आएगा प्लस साइन ए इंटू साइन बी। यहां अगर माइनस है तो यहां बेटा प्लस आता है, ठीक है। ये फॉर्मूले मुझे पर्सनली नहीं लगता कि बेटा किसी काम के हैं, ठीक है। मैं तुमको जो फॉर्मूले बता रहा हूं अब जो ग्रीन में लिख के, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ये है तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर सिर्फ साइन थीटा लिखोगे तुम तो ये बेटा क्या होगा, यहां डबल एंगल था तो यहां हाफ एंगल हो गया, तो इसलिए बेटा इसको हाफ एंगल फॉर्मूला भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। छठवां कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, और यहां से अगर तुम कॉस स्क्वायर थीटा निकालोगे तो ये क्या आएगा, इधर ले आओ, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। या फिर एक फॉर्मूला और इसका होता है साइन के टर्म्स में, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। और यहां से अगर तुम साइन स्क्वायर थीटा निकालोगे, साइन स्क्वायर थीटा बेटा इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, तो ये आएगा बेटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इसको तुम इधर लाओ डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा तुम्हारे पास। तो मैं तो बोलूंगा बेटा ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वाली फॉर्म भी बेटा बहुत ध्यान रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है बेटा, कब से मोबाइल बज रहा है, मैं ना 1 मिनट में रिसीव कर लेता हूं, फिर इसको कंटिन्यू करता हूं। हाँ जी बेटा, चलो आ जाओ। कुरियर वाले का कॉल था भैया, पीडब्ल्यू की टी शर्ट ही आ रही थी, इंपॉर्टेंट था रिसीव करना, ठीक है बेटा। तो ये तुम्हारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, लेकिन मैं तुमसे रिकमेंड करूंगा बेटा कि अगर तुम बस ये और ये पढ़ लेते हो ना, तो तुमको ये वाली चीज रेयरली ही यूज होने वाली है, तुमको बेटा यही मेन यूज आएगा। बोलोगे बात तो सही है सर जी, बोलोगे बात तो सही है सर जी। अब देखो बेटा, ये सब तो ठीक है फॉर्मूले, कुछ बेटा जी तुम्हारे पास एक टेबल है, टेबल,
वो भी तुमको याद रखना है। कुछ डिग्रीज की तुमको बेटा वैल्यूज याद रखनी है। क्या बात करते हो सर? मैं बोलूंगा हाँ भाई बात तो सही है, याद तो करनी पड़ेगी बात, याद तो करनी पड़ेगी चीजें भाई। देखो क्या है, ला 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 थीटा 0, 30, 45, 60, 90, चलो इतनी वैल्यूज तो तुमको मुंह पे याद होनी चाहिए। क्या क्या बताने वाला हूं देखो बेटा, देखो बेटा कुछ वैल्यूज है तुमको बेटा याद होनी चाहिए, ठीक है। वो वैल्यूज कौन सी है जरा देखिए। मैंने बोला देख भाई कि मैं यहां पे थीटा इज इक्वल टू लिख रहा हूं, थीटा, थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, ये वैल्यूज तुमको बेटा मुंह पर याद होनी चाहिए। क्या बात करते हो सर? हाँ, मैंने बोला बेटा अगर ये साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहो, मतलब साइन 0 कितना होगा, साइन 30 कितना होगा, कॉस 0 कितना होगा, कॉस 30 कितना होगा, कॉस 45 कितना होगा, ठीक है। हाँ, तो कुछ वैल्यू से तुमने पहले याद की होंगी। साइन 0 क्या होता है बेटा? 0, और कॉस 0 बेटा होता है 1, ठीक है। साइन 30 होता है बेटा √3/2, ठीक है, √3/2, और कॉस 30 होता है, नहीं नहीं नहीं, साइन 30 होता है बेटा 1/2, सॉरी सॉरी, और कॉस 30 होता है बेटा √3/2, ठीक है। 45 डिग्री पे दोनों वैल्यू बेटा सेम होती है, ठीक है। हाँ जी सर। साइन 60 डिग्री होती है बेटा √3/2, और बेटा कॉस 60 डिग्री होती है बेटा 1/2, कॉस 90 होता है बेटा 0, और साइन 90 होता है बेटा जी 1। बोलोगे बात तो सही है। साइन 180 डिग्री होता है बेटा 0, और कॉस 180 डिग्री होता है बेटा -1, कॉस 120 डिग्री होता है बेटा -1/2, और तुम्हारे पास कॉस 120 डिग्री, सॉरी साइन 120 डिग्री होता है बेटा √3/2, √3/2, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब अगर तुम्हें tan थीटा निकालना हो तो tan थीटा तुम सिंपल दोनों को डिवाइड करके निकाल सकते हो। क्या? sin थीटा बाई cos थीटा। तो तुमको tan की वैल्यू तो बस इतनी तक ही याद रखनी है, sin थीटा बाई cos थीटा 0/1 0, tan 30 तुम्हारे पास निकालोगे तो 1/√3 आएगा तुम्हारे पास, 1/√3, tan 45 1 आएगा, tan 60 डिग्री निकालोगे तो बेटा √3 आएगा, tan 90 निकालोगे तो इसको इन्फिनाइट बोल लो या अनडिफाइंड बोल लो बेटा, ठीक है, दोनों यूज होते हैं फिजिक्स में। चलो tan 120 डिग्री निकाल लेना, tan 180 डिग्री निकाल लेना, इसको तुमको याद करने की बेटा जरूरत बिल्कुल भी नहीं। ये सारी वैल्यूज तो तुमको लेकिन एटलीस्ट याद होनी ही चाहिए, ये सब वैल्यूज तुमको बेटा जी एटलीस्ट याद होनी ही चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? बोलोगे हाँ सर। चलो, तो ये थे बेटा तुम्हारे पास कुछ ये वैल्यूज। अब देखो बेटा जी, अब कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में बेटा जी, कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है क्या निगेटिव होता है तुमको ये समझना है। अच्छा ऐसी बात है क्या? हाँ जी सर, हाँ जी सर, ठीक है। हाँ, मान लो बेटा ये एक्स एक्सिस है और ये तुम्हारे पास वाई एक्सिस है, इसको बोलते हैं बेटा पहला क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं बेटा सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं बेटा थर्ड क्वाड्रेंट, ओहो, और इसको बोलते हैं बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, इसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, एक ट्रिक होता है ऑल स्कूल टू कॉलेज, इसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ऑल टी रेशियोज जो होते हैं, टी रेशियो मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, उनकी वैल्यूज बेटा पॉजिटिव आएंगी। इसमें बस साइन थीटा, एस से साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टी से टैन थीटा और उसका अपोजिट यही पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव। सी से कॉस थीटा और उसका अपोजिट बेटा जी यही पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव।
रेस्ट सब निगेटिव। इसमें तो सारे रेशियो पॉजिटिव है, इसमें सिर्फ यही दोनों पॉजिटिव, सिर्फ यही दोनों पॉजिटिव, सिर्फ यही दोनों पॉजिटिव, इसको छोड़ के सभी निगेटिव, इसको छोड़ के सही निगेटिव, इसको छोड़ के सभी निगेटिव। जैसे मैं तुमसे बोलना क्या चाहता हूं कि जैसे मान ले मैं तेरे को बोलूं कि साइन 120 डिग्री 120 कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, इस कोऑर्डिनेट में। इसमें तो साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो बेटा ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर मैं तेरे से बोलूं बेटा साइन 210 डिग्री, 210 किस में आएगा बेटा, 90 90 180 और इसमें जाएगा। इस में tan और cot ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो ये बेटा साइन है, तो ये बेटा निगेटिव होगा। बोलोगे हाँ सर। वैसे ही अगर मैं तेरे से बोलूं बेटा cos 120 डिग्री, तो बेटा बताओ 120 डिग्री कहां पे एंगल जाएगा, बोलोगे इसमें जाएगा, 120 डिग्री में जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। यहां तो साइन और कॉसिक ही पॉजिटिव होता है, बस यहां तो कॉस है, तो बेटा इसकी वैल्यू निगेटिव हो गई। बोलोगे बात तो सही है। तो बेटा यही चीज हमको देखने के लिए क्या करते हैं, ये हमारे पास ये क्वाड्रेंट रूल होता है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। अब बेटा बहुत सारे टीचर्स ना समझाते हैं कि साइन 150 की वैल्यू कैसे निकाले, कॉस 270 की वैल्यू कैसे निकाले। अगर कभी भी एग्जाम में सुनना बेटा बहुत ध्यान से, तुमको ये चीज आया, एमपी बोर्ड की मैं बात कर रहा हूं, उसी का वन शॉट चल रहा है, तो वो वैल्यूज तुमको एग्जाम में ऑलरेडी गिवन रहेंगी, चिंता मत कीजिए। ठीक है, जो बच्चे जेई की तैयारी करते हैं, जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, उनको वो चीज सिखाया जाता है, क्योंकि कभी कभार कंपटीशन में वो चीज नहीं दिया रहता है, तो बेटा उसको निकालने आना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं बेटा कि इतनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तुमने ये समझ लिया, तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में तुमने बेटा एक बाकायदा बहुत बेहतरीन चीज सीख ली है। बोलोगे बात तो सही है, बोलोगे बात तो सही है। ठीक है, अब चलो बेटा थोड़ा सा अब हम लोग आते हैं ग्राफ्स के बारे में, पढ़ते हैं बेटा ग्राफ्स के बारे में। बहुत सही बात है, ग्राफ्स। अब देखो बेटा ग्राफ, तुमको सबसे पहले तो कुछ बेसिक ग्राफ मैं तुमको बता देता हूं। ये है तुम्हारे पास बेटा जी क्या, एलिप्स। बी तुम्हारे पास है बेटा पैराबोला। सी है तुम्हारे पास बेटा सर्किल। ठीक है, समझो बेटा, अगर मान लो कुछ अंडे का प्रकार तुमको दिया रहे, अंडे का प्रकार, जैसे मान लो बेटा अगर तुम्हारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और कुछ ऐसा बना हो बेटा, ऐसा बना हो, ठीक है, तो मैं बोलता हूं कि अगर ये ए लेंथ है और अगर ये बी लेंथ है, बहुत ध्यान से समझना, तो इसको बोलते हैं इलिप्स, ऐसा दिखता है, और इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए और बी यहां पे बेटा कॉन्स्टेंट्स है, कोई कांस्टेंट है, बोलोगे बात तो सही है। इसकी जो डबल लेंथ है, ये जो बड़ी वाली लेंथ है 2a होगी, a और a होती है, ये b और b होती है, ये तो 2a को बोलते हैं बेटा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ये पूरा। और ये जो बेटा 2b है ना, उसको बोलते हैं बेटा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। इतना बस तुम इलिप्स के बारे में समझ गए, बस काम हो गया तुम्हारा बेटा, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, तुमको उतना ज्यादा काम आएगा भी नहीं इलिप्स का, तुमको पैराबोला का बेटा जरूर काम आएगा। पैराबोला आइए देखते हैं बेटा क्या है, आओ पैराबोला, पैर मेरा बोला पैराबोला, चलो बेटा पैराबोला। बेटा पैराबोला क्या होता है, पैराबोला का दो इक्वेशन तुम्हारे पास आएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ऑफकोर्स यहां पे जो a है वो बेटा कांस्टेंट है। अगर बेटा वाई स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, कुछ ऐसा ग्राफ रहा, मतलब कुछ ऐसा रिलेशन रहा बेटा, तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, अगर मान लो बेटा ऐसा कुछ रहा ना, ऐसा वाई स्क्वायर है यहां पर, तो मैंने बोला बेटा ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ये होता है पैराबोला। और अगर यहां एक्स स्क्वायर रहा तो बेटा कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ये बनेगा बेटा कुछ ऐसा ग्राफ, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज बेटा वाई एक्सिस। एक्स स्क्वायर रहे तो ऊपर की ओर और वाई स्क्वायर रहे तो इधर की ओर, हॉरिजेंटल, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल पैराबोला। और ये वर्टिकल डायरेक्शन है तो बेटा इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल पैराबोला। ये ऊपर की ओर है तो वर्टिकल पैराबोला, इधर की ओर है तो बेटा ये हॉरिजेंटल पैराबोला होगा। बोलोगे बात तो एकदम सही है। आगे
आगे देखो बेटा, तीसरा होता है तुम्हारे पास सर्किल, और सर्किल का इक्वेशन तुमको बस बेटा ज्यादा नहीं, एकदम सिंपल सा पढ़ना है, एकदम सिंपल सा, तुम्हें एकदम सिंपल सा पढ़ना है बेटा जी। मान ले तू ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है बेटा, बोलोगे हाँ सर। तो मैंने बोला बेटा देख यहां पर कि अगर इसका सेंटर ऑरिजिन पर है, सेंटर ऑरिजिन होना चाहिए, ये है तुम्हारे पास सेंटर ऑफ द सर्किल, और मान ले बेटा ये है तेरे पास ए, मतलब ए क्या है तुम्हारे पास, रेडियस, अरे ये रेडियस ही तो है सर्किल का, हाँ सर। तो मैंने बोला बेटा इसका जो इक्वेशन होता है ना वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा ए स्क्वायर, ठीक है। क्या बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए क्या है तुम्हारे पास, रेडियस ऑफ द सर्किल है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन बात है। डी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अगर मान ले बेटा y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x हुआ, इनवर्सली, तो मैंने तुमसे बोला बेटा ये एक ऐसी ग्राफ बनती है, देखो बेटा ध्यान से, ऐसा, ये x है और ये y है और ये तुम्हारे पास ओरिजिन है, तुम्हारे पास ग्राफ बना बेटा कुछ इस तरीके से, इसी को बोलते हैं बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लेकिन लेकिन एक अलग से केस है, y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x टू द पावर n, n की वैल्यू बेटा जी यहां पर जीरो मत ले लेना, क्या बोला, n की वैल्यू यहां पे बेटा जीरो मत लेना, नहीं तो ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है। n की वैल्यू यहां पे बेटा जीरो मत लेना, n की वैल्यू बेटा यहां पे क्या करना, n की वैल्यू बेटा यहां पे, n की वैल्यू यहां पे पॉजिटिव इंटीजर लेना, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर या फिर पॉजिटिव फ्रैक्शन, होता तो बहुत सारी चीजें हैं, तुम्हारे पार्ट की चीज बता रहा हूं बस, पॉजिटिव इंटीजर लेना या फिर पॉजिटिव कोई फ्रैक्शन लेना, तो इसका ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो नहीं होता, लेकिन उसकी तरह थोड़ा बहुत दिखने वाला होता है, फिजिक्स में हम वैसे ही बना देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा, इसका लगभग ग्राफ ऐसा ही, याद रखना इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं बोलते हैं, याद रखना बेटा, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं बोलते हैं बेटा, इसको याद रखना, उसकी तरह बस ये बनता है, बोलोगे बात तो एकदम सही है, बहुत सही बात। अब एग्जैक्ट कैसा बनता है तुमको नहीं पढ़ना है, मैथ्स के बच्चों को पढ़ना होता है, जी एडवांस के बच्चों को पढ़ना होता है, तुमको एग्जैक्ट नहीं पढ़ना है बेटा, ठीक है बेटा। चलो अब सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट ग्राफ है वो है तुम्हारे पास बेटा स्ट्रेट लाइन, ओहो, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट ग्राफ है बेटा वो तुम्हारे लिए क्या है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अच्छा बात तो सही है सर आपकी, मैंने तुमसे क्या बोला बेटा जी कि अगर तुम्हारे पास देखो यहां पर ये एक्स एक्सिस है एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है, और ये है तुम्हारे पास ओरिजिन, बोलोगे हाँ सर। अगर मान लो तुम्हारे पास कोई ऐसी लाइन है जो कि एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेटा थीटा एंगल बनाती है, और ये जो वाई एक्सिस को कट कर रही है इसकी ये सी लेंथ है बेटा, मतलब ये कॉमा होना चाहिए 0, C पॉइंट है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो होती है इस केस में y इज इक्वल टू बेटा mx प्लस सी होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और जो m होता है ना बेटा m इसको बोलते हैं बेटा स्लोप ऑफ लाइन, और ये क्या होता है, जो भी थीटा है उसका tan लगा दो, और c जो होता है बेटा y इंटरसेप्ट होता है, y इंटरसेप्ट का मतलब पता है क्या होता है, y इंटरसेप्ट मतलब होता है दिस लेंथ, दिस लेंथ, ये कि ये y एक्सिस को कहां कट कर रहा है, बोलोगे बात तो सही है, बोलोगे बात तो सही है। जैसे मान लो बेटा y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 रहे, तो मैंने बोला x के साथ आया हमारे पास 2, तो ये तुम्हारे पास स्लोप हुआ 2, मतलब स्लोप पॉजिटिव आई, और अगर ये 3 है बेटा तो ये मतलब कि y एक्सिस को 0 पहले ही लगा दो, 0, 3 पॉइंट पे कट कर रहा होगा,
अगर मान लो तुम्हारे पास कुछ ऐसा रहे कि y इज इक्वल टू -x-2, बहुत ध्यान से समझना, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, प्लस के फॉर्म में, y इज इक्वल टू -1 ऑफ x प्लस ऑफ -2 बोलोगे। हाँ, x के साथ तुम्हारे पास बेटा क्या आया, देखो यहां पर -1, तो मैंने बोला बेटा कि स्लोप क्या आएगा, tan थीटा -1, और ये बेटा 0 पहले लगा दो और -2, 0 कॉमा -2 पे बेटा ये क्या कर रहा होगा, y एक्सिस पे कट कर रहा होगा। अब आखिरकार स्लोप पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा, इस चीज को हम लोग समझते हैं बेटा। थोड़ा सा देखो कि स्लोप पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा, उस चीज को समझते हैं। ये 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 ठीक है बेटा। अगर मान ले तेरे पास कुछ ऐसी लाइन रहे, ठीक है, तेरे पास कुछ ऐसी लाइन रहे, तेरे पास कुछ ऐसी लाइन रहे, तेरे पास कुछ ऐसी लाइन रहे, बहुत ध्यान से समझना बेटा। हाँ जी, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। हमेशा एंगल को पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही नापते हैं। अगर ये थीटा एक्यूट हुआ, एक्यूट मतलब लेस देन 90 डिग्री, और तुम नाप रहे हो इसी से, ध्यान रखना, एक्स एक्सिस से नाप रहे हो, तो बेटा ये स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ध्यान रखना। ठीक है, अगर ये एक्स और वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस से नंबर अगर ये तुम नापे, अगर ये ऑब्ट्यूज हुआ तो बेटा जी स्लोप क्या आएगा, निगेटिव आएगा। कभी भी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन दिख जाए तो इसकी स्लोप 0 होगी। कभी भी वाई एक्सिस के अगर पैरेलल दिख जाए तो इसकी स्लोप अनडिफाइंड होती है, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट। तो बेटा ये सारे केसेस तुमको याद रखना है कि स्लोप पॉजिटिव कब होता है, स्लोप निगेटिव कब होता है, स्लोप 0 कब होता है, और स्लोप बेटा जी इनफाइनाइट कब होता है। क्या बात करते हो सर? हाँ जी बेटा, लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू। चलो, इतनी बातें अगर हमको समझ में आ गई तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं बेटा जी, हम लोग देखते हैं बेटा जी थोड़ा सा किस चीज के बारे में, ओहो, डिफरेंशिएशन के बारे में। बेटा डिफरेंशिएशन के बारे में भी अगेन तुमको बहुत चिंदी चीजें पढ़नी है, बहुत छोटी छोटी। डिफरेंशिएशन तो पूरा अथाह है, अगर मैथ्स के लिए की मैं बात करूं तो क्या है बेटा जी, तुम्हारे पास पूरा अथाह चीज है, मतलब खत्म ही नहीं हो बेटा, ऐसा है। लेकिन बेटा तुम लोग को बहुत लिमिटेड पढ़ना है, बहुत चिंदी भर पढ़ना है। क्या बात करते हो सर? हाँ, लेकिन आखिरकार डिफरेंशिएशन का मतलब होता क्या है, इस बात को समझिए पहले। जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये तुम्हारे पास एक्स एक्सिस हुआ बेटा और ये तुम्हारे पास वाई एक्सिस हुआ, ठीक है। हाँ जी सर, मैंने तुमसे क्या बोला बेटा, देख ये है तेरे पास ऑरिजिन, बोलोगे बात तो सही है सर जी। मान ले तेरे पास ये कर्व है, मैं अगर इस पॉइंट पे स्लोप फाइंड करना चाहता हूं एक्स कॉमा वाई, बोलोगे ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे? किसी भी कर्व पे अगर कभी तुमको स्लोप फाइंड करने को आ जाए तो उस पॉइंट पे बेटा जी एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए और यहां हॉरिजेंटल लाइन, और जो हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करोगे उसी को एक्स एक्सिस मान लीजिए और फिर इस एंगल को मेजर कीजिए। ये जो भी होगा बेटा वो क्या देगा, उस पॉइंट पे स्लोप देगा, स्लोप एट दिस पॉइंट। और इसी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन करना, dy बाई डी एक्स। इसको क्या पढ़ते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्या पढ़ते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। बोलोगे बात तो सही है, मतलब किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप फाइंड करने का मतलब होता है बेटा डिफरेंशिएशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब बेटा इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं जो तुमको पढ़ने हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तुम्हारे जो काम के हैं बस उसकी बात करेंगे, ठीक है बेटा। हाँ जी सर, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ऑफ डेरिवेशन, अरे डेरिवेटिव्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है। पहला, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n जो होता है वो n इंटू एक्स का पावर n-1 होता है, प्लस c कांस्टेंट तो तुमको बेटा लगाना ही है।
ध्यान रखिएगा बेटा, चलो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जो है बेटा वो सिंपल 1 आ जाता है। डी बाई डी एक्स ऑफ अगर कोई भी बेटा कांस्टेंट रहे तो वो हो जाता है बेटा 0। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ मान लो कोई भी कांस्टेंट है के इंटू एक्स का पावर एन रहे तो के बाहर आ जाता है बेटा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ठीक है, के क्या है तुम्हारे पास बेटा, कांस्टेंट है। ठीक है, ठीक है। पांचवा, अगर दो फंक्शन रहे मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस कुछ भी रहे यहां जी एक्स, तो बेटा अगर प्लस माइनस रहे तो अलग अलग तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो। पहले फंक्शन को अलग से कर लो, फिर प्लस रहे तो प्लस लगाओ, माइनस रहे तो माइनस लगाओ, और दूसरे फंक्शन को बेटा अलग से डिफरेंशिएट करो। क्या करो बेटा, अलग से तुम क्या करो, डिफरेंशिएट करो। ठीक है बेटा, ये पांचवा चीज हो गया। छठवां चीज क्या है बेटा जी, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, अरे साइन एक्स, ये होगा बेटा कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स ये होता है बेटा माइनस साइन एक्स। ठीक है बेटा, हाँ। अठवां, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स ये होता है बेटा सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स ये होता है बेटा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। देखो बेटा, आपको बस इतना ही जरूरत है, आगे पता नहीं कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स, सेक एक्स, टेन एक्स ये सब भी बताई जाती है, बट मेरे हिसाब से बेटा जी वो इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। एमपी बोर्ड के हिसाब से अगर तुम इतने फॉर्मूले याद कर ले तो और भी है, और भी है। एक होता है बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर एक्स इज इक्वल टू ई का पावर एक्स ही होता है, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स लॉग ई टू द पावर एक्स, लॉग बेस ई एक्स का होता है बेटा 1 बाई एक्स। और सब में बेटा सी लगाना मत भूलिएगा, सी तुम्हारे पास बेटा कांस्टेंट होता है। सी क्या होता है बेटा, कांस्टेंट। सी कांस्टेंट, सी कांस्टेंट, सी कांस्टेंट बोलोगे हाँ, ठीक है, सी कांस्टेंट। चलो 1, ठीक है, ये हो गया तुम्हारे पास, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये इतने फॉर्मूले तो तुमको बेटा मिनिमल याद होने चाहिए। मिनिमल है ये बेटा, मिनिमल। क्या बात करते हो सर, हाँ। अब बेटा कुछ डिफरेंशिएशन के तुम्हारे पास कुछ फॉर्मूले, ये वो होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। एक होता है बेटा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है तुमको बेटा, सिंपल सी कहानी है, कुछ दिक्कत की बात नहीं है बेटा जी, कि अगर तुम्हारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ दो फंक्शन है u इंटू वी, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, पहले फंक्शन को बाहर रखो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, प्लस दूसरे फंक्शन को बाहर रखो, पहले को बेटा डिफरेंशिएट करो। गजब। जैसे तो मैंने बताया क्या बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ मान लो एक्स इंटू कॉस एक्स रहे यहां पर, तो तुम्हारे पास पहला फंक्शन तुम्हारे पास क्या हो गया बेटा जी, दिस इज u एंड दिस इज v। तो क्या बोल रहा है, x इंटू भाई डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स करो, फिर प्लस कॉस एक्स को बाहर रखो, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करो। ये होता है तुम्हारे पास बेटा जी प्रोडक्ट रूल। ठीक है, जो भी करोगे आंसर आएगा तुम्हारा। ठीक है ना बेटा, हाँ। अब दूसरा होता है बेटा जी क्या तुम्हारे पास, क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल को समझिए थोड़ा सा कि क्वोशंट रूल क्या होता है बेटा। क्वेश्चन रूल को समझिए बेटा कि क्वेश्चन रूल क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना बेटा, एकदम बढ़िया तरीके से रिवीजन हो रहा होगा मैं उम्मीद करता हूं। डी बाई डी एक्स ऑफ यू बटा वी इज इक्वल टू, जो नीचे दिया है उसका स्क्वायर कीजिए, फिर नीचे वाले को लिखिए, फिर u की डिफरेंशिएशन कीजिए, माइनस लगाइए, u को बाहर रखिए, v का डिफरेंशिएशन कीजिए। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं बेटा कि d बाई डी एक्स ऑफ, अब वहीं पे जो x बट इंटू कॉस एक्स था ना, ये मान लो बेटा x बाई ई का पावर x रहे, तब तो ये u बाई वी के फॉर्म में आ गया। बोलोगे हाँ सर ये u है और यहाँ पे v है, बोलोगे बात तो सही है। तो मैंने तुमसे क्या बोला बेटा, बहुत ध्यान से समझिए कि नीचे का स्क्वायर मतलब e का पावर x का स्क्वायर, फिर e का पावर x रखिए, फिर पहला वाला डिफरेंशिएट कीजिए भाई, माइनस ऑफ x बाहर रखिए,
फिर e का पावर x का डिफरेंशिएशन कीजिए। ये जो भी सॉल्व करोगे बेटा तुम्हारे पास ये आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बोलोगे बात तो एकदम बराबर है, बात तो एकदम सही है। प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल। अब बेटा उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा ये है तुम्हारे पास क्या, चेन रूल। अच्छा सर जी, आखिरकार ये चेन रूल क्या होता है, आखिरकार ये चेन रूल क्या होता है? देखो बेटा, जैसे मान ले तेरे को डिफरेंशिएट करना है, बहुत ध्यान से समझना, साइन ऑफ 2x प्लस 1। बोलोगे सर ये तो कॉस हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। तुमको साइन x का फॉर्मूला पता है, साइन 2x प्लस 1 का नहीं। तो क्या करते हैं पहले कि जिसको इसको मान लो कैपिटल एक्स, तो अब ये साइन कैपिटल एक्स का डिफरेंशिएशन लिखो, क्या होगा, ये होता कॉस एक्स। फिर जिसको भी माने हो, जिसको भी माने हो उसको डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में। चलो बेटा मल्टीप्लाई करते हुए, तो ये कॉस इंटू फिर कैपिटल एक्स है था क्या 2x प्लस 1, और इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, देखो अपने मैं तो रिवाइज कर रहा हूं बेटा, ये आएगी बेटा, ये 2 आएगी, तो 2 का मल्टीप्लीकेशन यहां पे हो गया, तो 2 cos 2x प्लस 1 हो गया। ये पहला एग्जांपल था बेटा। दूसरा देखो, d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर। देखो बेटा मैंने क्या बोला बेटा, इसको चेन रूल से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसको कैपिटल एक्स मान लो, तो x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। जिसको भी माना है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, x प्लस 1 को माना है। बहुत सही बात है सर। ये कितना आएगा बेटा, 2 इंटू कैपिटल एक्स कितना है, x प्लस 1 है, और ये 2 माइनस 1 तो 1 ही हो गया। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 करोगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, और प्लस 1 का बेटा 0 हो जाएगा। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। प्लस सी लगाना मत भूलिए, प्लस सी लगाना मत भूलिए। बोलोगे सही बात है। तो बेटा ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तुमको बेटा ये फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए ये सारे, ठीक है। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, मैं तो हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि ये है बेटा, ये वाला पार्ट यहां तक बस। बाकी तुम याद रखो ना रखो, लेकिन बेटा ये तुम अगर याद कर लेते हो तो तुम्हारा काम बेटा बिल्कुल हो जाता है, ठीक है। चलो इतना समझने के बाद बेटा जी अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा आगे और समझते हैं किस चीज के बारे में बेटा जी, ओहो, अब हम लोग समझेंगे बेटा इंटीग्रेशन के बारे में। किसके बारे में बेटा, इंटीग्रेशन। आखिरकार इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिए। इंटीग्रेशन मतलब होता है बेटा एरिया निकालना। ओहो क्या बात करते हो सर, हाँ ये x है और ये y है। क्या बात करते हो सर, हाँ भाई ये x है और ये y है, ठीक है बेटा। हाँ मैंने बोला देख भाई मेरे पास एक कर्व है, ले भाई ठीक है, ये है तुम्हारे पास बेटा x1 और ये है तुम्हारे पास मान ले x2। ये जो भी तुम्हारे पास एरिया आ रही है, एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ, पहले y लिखते हैं, वाई एक्स ग्राफ पढ़ते हैं। एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ, यही होता है बेटा इंटीग्रेशन का मतलब। और इंटीग्रेशन में कैसे दिखाओगे, ये साइन लिखोगे, पहले y लिखोगे, फिर इसका dx लिखोगे, ये y इंटू डी एक्स, और x1 से x2 के बीच में ये एरिया फाइंड कर रहे हो तो ये x1 लगाते हैं और ये x2 लगाते हैं। ये x1 x2 बोलते क्या है वो अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। एरिया निकालने का मतलब होता है बेटा इंटीग्रेशन। इतना ही समझना है, डीप में तुमको नहीं समझना, ठीक है। बोलोगे हाँ। अब इसके बेटा तुमको बस एकदम चंद से फॉर्मूले तुमको याद रखने हैं, और कुछ दिक्कत की बात बेटा जी नहीं है। ज्यादा तुमको तो इसमें तो ज्यादा यूज ही नहीं है बेटा। इंटीग्रेशन ऐसे लगाते हैं x टू द पावर n dx। याद रखना यहां n की पहले वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, इसका होता है बेटा, अरे भाई यहां मैंने c लगा दिया क्या, ओहो एकदम आधा दिमाग, इसीलिए कहती है मम्मी कि नाश्ता करके पढ़ाओ, नहीं तो प्लस सी नहीं होगा इसमें यार। इंटीग्रेशन में लगता है वो, माफ कीजिएगा बेटा। ठीक है बच गया भाई, नहीं तो अभी गलत हो गया होता। चल भाई हाँ, इसका फॉर्मूला होता है बेटा x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 एंड प्लस सी। कांस्टेंट, सी क्या है तुम्हारे पास, कांस्टेंट है, ठीक है। हाँ
अगर तुम k मल्टीप्लाई करते हो x टू द पावर n dx में, तो बेटा यहाँ पे k मल्टीप्लाई करोगे तो k बाहर आ जाता है, जैसे तुम्हारे पास उसमें आ जाता है बेटा, किसमें, इसको तुम ये लिख सकते हो, k बाहर निकाल के, जैसे डिफरेंशिएशन में बाहर निकाल देते हो वैसे इसमें भी बाहर निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, ठीक है। अगर यहां पे कोई भी कांस्टेंट आ गया, मान लो k, तो इसका kx प्लस सी होता है इंटीग्रेशन, कांस्टेंट इंटू x प्लस सी। ठीक है बेटा, हाँ जी, बहुत सही बात है। और अगर सिंपली dx रहे बेटा, तो ये x प्लस सी आएगा, याद रखना, यहां पे जो dx है वो x बन जाता है। ठीक है, अगर दोनों बेटा प्लस माइनस करोगे, अगर मान लो दो अलग अलग फंक्शन है और इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, तो प्लस माइनस को अलग अलग कर सकते हो, मतलब इसको अलग से डिफरेंशिएट कर ले भाई, फिर प्लस माइनस लगा दे, फिर इसको अलग से डिफरेंशिएट कर ले, कोई दिक्कत की बात बेटा नहीं है, तुम अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हो। बोलोगे एकदम बात सही है। छठवां है बेटा तुम्हारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन बेटा होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता था, लेकिन इस चीज को ध्यान रखना बेटा। ठीक है, और सातवां है तुम्हारे पास इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स, ये होता है बेटा साइन एक्स प्लस सी। क्या बेटा जी, साइन एक्स प्लस सी। बस इसमें मैं तुमको और कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, एक और बताऊंगा बेटा जी, आठवां इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स बटा एक्स, ये होता है बेटा ln x, जिसको हम लोग बेटा बोलते हैं log बेस ई एक्स प्लस सी। और एक होता है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x dx, तो ये बेटा e का पावर x ही होता है। बस इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा वो ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला। और भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन वो तुम्हारे काम बेटा जी नहीं आएंगे, नहीं आएंगे तुम्हारे। ठीक है बेटा, हाँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत और याद अगर तुमको करना है, तुमको इच्छा अगर हो रही है कि और याद करेंगे और याद करेंगे और याद करेंगे, तो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स होता है बेटा tan x प्लस सी। ठीक है, हाँ, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स होता है बेटा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। क्या होता है बेटा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, चलो, तो ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ज्यादा सारा इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत बेहतरीन, बहुत बहुत मजेदार। अब इसमें बेटा प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, ये सब तुमको बेटा नहीं पढ़ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो तुमको बेटा जी नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, इतने से तुम्हारा काम निकल जाएगा, दिक्कत की बेटा कोई बात नहीं है, इतने से तुम्हारा काम बेटा जी निकल जाएगा। अब बेटा जी देखो, इसके बाद जो है लास्ट में जो चीज बचती है वो बचती है तुम्हारे पास सिंपल सी लॉगरिदम्स। आखिरकार बेटा जी ये लॉगरिदम है क्या, आखिरकार बेटा जी आखिरी लॉगरिदम है क्या। जैसे बेटा जी प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, इनटू करते हैं, डिवीजन करते हैं बेटा जी, उसी तरीके से वो जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, तो बेटा ये लॉगरिदम भी एक क्या होता है, मैथमेटिकल क्या बोलते हैं, लॉगरिदम, मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है। एडिशन को हम लोग प्लस से दिखाते हैं, सब्ट्रैक्शन को हम लोग माइनस से दिखाते हैं बेटा, लॉगरिदम को हम लोग किस चीज से दिखाते हैं बेटा, लॉगरिदम को हम लोग लॉग से दिखाते हैं, ये लॉग। अच्छा, बात तो सही है। अगर मान लो 2 क्यूब इज इक्वल टू बेटा 8 है और तुमने लॉग लगा दी, इसको लॉग के फॉर्म में कैसे लिखना है बेटा, तो देखो ऐसे लिखना है, लॉग, ये जो बड़का वाला है उसको नीचे लगा दो, इसको इधर ले आओ सामने, और ये जो पावर में है वो इधर ले आओ, तो इसको तुम ये लिख सकते हो। बस ये मतलब समझाना है। पावर को लॉग में कैसे लिखोगे, ये बड़के वाले को नीचे बना दो, इक्वल टू के बाद वाले को सामने लगा दो, पावर में है उसको इक्वल टू के बाद भेज दो। बोलोगे ठीक है सर। अब कुछ इसके बेटा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, वो तुमको याद रखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बेटा। क्या क्या फॉर्मूले, वही तुम्हारे काम के भी हैं, लेकिन मैं तो भैया बहुत सटीक पढ़ाने वाले लोगों में से हूं। लॉग, यहां बेस कुछ भी रहे, x इंटू वाई,
ये नीचे जो रहता है ना बेटा उसको बेस बोलते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? log to the base 2 of 8 is equal to 3। log to the base 2 of 8 is equal to 3 ये पढ़ते हैं। तो बेटा ये हो गया तुम्हारा, बेस तो सेम रहता है लेकिन इसको तुम प्लस करके अलग अलग लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर बेटा यही डिवीजन में हो जाए ना, ओहो, तो मैं क्या करूंगा, ये log a x, अब यहां माइनस लगा दूंगा log a y। ओहो, थॉट, मान लो बेटा जी log a रहे, यहां पे दोनों सेम रहे तो ये 1 हो जाता है, ठीक है। मान ले बेटा log a और यहां सामने 1 रहे तो बेटा ये 0 हो जाता है। अच्छा, log a और x टू द पावर n रहे तो n यहां बेटा मल्टीप्लाई हो जाता है, n इंटू log a x, log टू द बेस a x, ये हो जाता है तुम्हारे पास, ठीक है। छठवां, ln x को हम लोग बेटा जी log टू द बेस e x भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं बेटा नेचुरल रेगोरिदम, नेचुरल लॉगरिदम। ई का वैल्यू बेटा यहां पे होता है 2.71, 2.71, ठीक है बेटा, 2.71, ठीक। और एक कन्वर्जन होता है बेटा इसमें कि अगर तुमको log टू द बेस ई है, अगर इसको log टू द बेस 10 में अगर कन्वर्ट करना है तुमको, तो मैंने बोला बेटा log टू द बेस 10 इंटू एक्स, ठीक है। x का यहां x ही रहे तो यहां 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा, दिस, ठीक है बेटा जी। हाँ, log टू द बेस ई एक्स इज इक्वल टू दिस। और कभी भी बेटा जी अगर तुमको log का वो दिया रहेगा ना, मान लो log की वैल्यू की जरूरत हो, तो हमेशा बेटा एग्जाम में तुमको वो वैल्यूज गिवन होंगी, वो याद करने की तो बेटा तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से बेटा जी हमने रिवीजन कर लिया है। ओ भाई साहब, चलो, ओ भाई साहब जरा इस चीज को देखो बेटा, ये रीलोडेड हमारे पास एमपी बोर्ड का बैच है। अगर तुम्हारी प्रिपरेशन उतनी अच्छी अभी तक नहीं हुई है बेटा, और बैकलॉग अगर हो गया है, तो रीलोडेड बैच को तुम अच्छे से ज्वाइन कर लो बेटा जी। मस्त तरीके से यहाँ पे पढ़ाई होगी, लाइव लेक्चर मिलेंगे, क्लास नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे बेटा, डीपीपीस मिलेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट प्लस डाउट सपोर्ट भी। डिस्क्रिप्शन में बेटा आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। बहुत मिनिमल प्राइस रहती है और बेस्ट क्वालिटी बेटा मिलता है। और साथ ही साथ बेटा जी तुम्हारे पास क्या होगा, जरा ये देखो, सिर्फ 99 रुपए में जिज्ञा मैम और विनोद सर आपको बेटा क्या सिखाएंगे, इंग्लिश सिखाएंगे। ये तुमको बेस्ट टीचर है बेटा, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स है, बोलना सीखो कॉन्फिडेंस के साथ। तो बेटा अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, मजेदार बैच है बेटा ये, ठीक है। चलो बेटा, बहुत अच्छी बात है। तो बस थैंक यू सो मच बेटा, आप मुझसे पढ़ने आए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वन शॉट सीरीज में 1 से 1.5 घंटे में मैंने एक बहुत अच्छा सा क्रिस्प कंटेंट तुमको दिया है, जिससे तुम्हें बहुत अच्छा आइडिया लगा होगा और तुम्हारा बहुत बेहतरीन तरीके से बेटा रिवीजन हो गया होगा। बहुत सही बात है। अपना ध्यान रखिए, तरक्की करते रहिए बेटा जी। माय ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और लेक्चर को लाइक जरूर ठोक दीजिएगा अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो बेटा जी चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, टट्टा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।